हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आपने इस कहानी का पहला भाग पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि जो आगे आप देखने वाले हैं वो उसी का सीधा कंटिन्यूशन है और बिना पार्ट 1 के ये कहानी आपको पूरी तरह समझ नहीं आएगी। दरअसल मैंने ये पूरी कहानी एक ही वीडियो में अपलोड की थी, लेकिन एडिटिंग इशू की वजह से 8 मिनट के बाद मेरा वॉइस म्यूट हो गया था, इसलिए मुझे मजबूरन इस कहानी को पार्ट 2 में अपलोड करना पड़ रहा है। तो ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पहले पार्ट 1 देखिए फिर यहाँ वापस आइए। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यही मेरे लिए मोटिवेशन है और इसी से मुझे आगे काम करने में मोटिवेशन मिलता है। देखिए, छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो चलिए आज की कहानी बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। आर्यन अब समझ चुका था, वो ट्रेन से नहीं बचा। वो बस अब अगले जाल में आ चुका था। अब उसे वही जाल कहीं और ले जाने वाली थी, जहां से लौटना शायद नामुमकिन था। चाय वाले ढाबे से निकलने के बाद आर्यन अब और भी ज्यादा थक चुका था। ना उसे सही रास्ता पता था, ना ही उसे ये समझ आ रहा था कि वो कहाँ जा रहा है। बस अंधेरा, जंगल और दूर दूर तक सन्नाटा। चलते चलते उसके कदम एक ऐसी जगह पर रुक गया। सामने एक बस्ती थी, लेकिन यह कोई नॉर्मल बस्ती नहीं थी। बड़े बड़े पुराने घर, लकड़ी के भारी दरवाजे, जंग लगे लोहे के गेट और हर घर के बाहर टूटी हुई दीवारें थी। पूरा माहौल ऐसा था जैसे ये जगह सालों पहले छोड़ दी गई हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हल्की रोशनी जल रही थी। आर्यन जैसे ही बस्ती के अंदर गया, हवा और भी तेज हो जाती है। उसके कदमों की आवाज बहुत तेज लगने लगती है, लेकिन उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे हर कोने से उसे कोई ना कोई देख रहा है। चलते चलते आर्यन की नजर एक तरफ गई, बाकी घरों से थोड़ा अलग, एक छोटी सी झोपड़ी जैसी जगह। लेकिन उस झोपड़ी के अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। और सबसे अजीब बात, बाहर का डरावना माहौल अंदर से बिल्कुल शांत और खूबसूरत लग रहा था, जैसे वहां कोई डर नहीं था। आर्यन रुक गया। उसके दिमाग में सवाल घूमने लगा, इतने जंगल के अंदर, इतनी दूर, यहाँ कौन रहता होगा? लेकिन आर्यन बहुत थक चुका था। अजीब सा खिंचाव था बदन में। उसके एक कदम खुद ब खुद उसके घर की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वो घर के पास पहुंचा, सूरज पूरी तरह डूब चुका था। चारों तरफ घना अंधेरा फैला था और उसी पल उस झोपड़ी के अंदर की रोशनी और भी साफ हो गई। अचानक बिना किसी आवाज के झोपड़ी का दरवाजा थोड़ा सा खुला और अंदर से हल्की सी ठंडी हवा बाहर आई। आर्यन कुछ पल रुका, फिर धीरे धीरे अंदर झांकने ही वाला था कि अंदर से पर्दे के पीछे हलचल हुई और फिर एक लड़की बाहर आई। उसकी आंखें बहुत खूबसूरत, लेकिन बहुत गहरी, जैसे उनमें कोई राज छुपा हो। उसने आर्यन को देखते ही हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अस्सलाम वालेकुम। आर्यन थोड़ा चौंक गया। उसने जवाब दिया और उससे पूछा, आप यहाँ अकेली रहती हो? वो लड़की कुछ नहीं बोली, बस उसे एकटक देखती रही, जैसे वो उसे पहचानती हो या बहुत पहले से जानती हो। माहौल अचानक भारी हो गया, हवा रुक सी गई। झोपड़ी के बाहर जंगल बिल्कुल शांत और वो लड़की अब भी बस उसे देखे जा रही थी। आर्यन जब उस झोपड़ी के अंदर गया तो जो उसने देखा वो उम्मीद से बिल्कुल अलग था। अंदर साफ सुथरा माहौल, हल्की सी रोशनी और एक अजीब सी गर्माहट, जैसे वो जंगल के अंदर नहीं, किसी सुरक्षित दुनिया में आ गया हो। फिर थोड़ी देर बाद वो लड़की आर्यन को खाने के लिए बुलाती है। सादा सा खाना, लेकिन स्वाद में अजीब सी सुकून वाली चीज। आर्यन पहले तो थोड़ा सा हिचकिचाया, लेकिन भूख और थकान के कारण वो खा लेता है। खाते खाते लड़की नॉर्मल बातें करने लगती है। पहली बार उसे सेफ फील होता है। फिर खाना खाने के बाद लड़की उसे एक छोटे कमरे में ले जाती है। एक साफ बिस्तर, हल्की खुशबू और बिल्कुल शांति। वो कहती है, आराम कर लो, बहुत थक गए होंगे। आर्यन बिना ज्यादा सोचे तुरंत लेट जाता है और कुछ ही मिनटों में नींद में चला जाता है। लेकिन नींद में भी उसके दिमाग में सवाल चल रहे थे, ये लड़की कौन है?
इतनी दूर जंगल में क्या कर रही है और ये जगह इतनी सेफ क्यों लग रही है। बहुत सारे सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे, लेकिन थकान के कारण वो जल्दी सो गया। और अचानक आर्यन की आंख खुलती है तो सुबह हो चुका होता है। पूरा कमरा खाली था, लेकिन लड़की वहां नहीं थी। आर्यन तुरंत उठता है, चारों तरफ देखता है, कोई नहीं, दरवाजा खुला हुआ, घर बिल्कुल शांत। वो बाहर भागता है, झोपड़े के चारों तरफ घूमता है, जंगल में झांकता है, लेकिन वहां कोई भी नहीं था, बिल्कुल वो अकेला। पूरा दिन आर्यन उसी घर में रहता है, इंतजार करता है, सोचता है, बार बार बाहर जाकर देखता है, लेकिन उस लड़की का कोई नामो निशान नहीं। रात फिर से गिरती है, अचानक शाम हो जाती है, फिर मगरिब के बाद वही लड़की वापस आती है, लेकिन इस बार वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। और मेरे माइंड में बहुत सारे सवाल थे। आर्यन फिर उससे सवाल करने लगता है कि तुम कौन हो, और तुम रात के बाद अचानक गायब कहाँ हो गई। लेकिन लड़की कुछ नहीं बोलती, वो हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, मैं थोड़ा काम से बाहर चली गई थी। फिर बात बदल देती है, जैसे उसे सवाल पसंद नहीं था। वो धीरे धीरे बातचीत करने लगती है, तुम्हारा नाम क्या है। आर्यन जवाब देता है, फिर आर्यन उससे पूछता है तो लड़की हल्की सी मुस्कान के साथ अपना नाम सायरा बानो बताती है। दोनों थोड़ी देर जंगल के आसपास घूमते हैं। माहौल थोड़ा नॉर्मल लगता है, लेकिन हवा में अब भी एक अजीब सा खिंचाव था। सायरा बहुत शांत थी, ज्यादा सवाल नहीं करती, बस सुनती रहती। जैसे ही रात होती है, आर्यन फिर से उसी तरह सो जाता है जैसे पहले रात को हुआ था। फिर जब अगली सुबह आर्यन सो कर उठता है, तो वो देखता है सायरा फिर से गायब थी। लेकिन इस बार आर्यन के मन में शक गहरा हो चुका था। वो धीरे से खुद से कहता है, कुछ तो गलत है, मैं यहाँ कैसे आया। और ये लड़की का मिलना, फिर रात के बाद गायब हो जाना, ये कोई इत्तेफाक नहीं। वो एक लूप में फंस चुका होता है। और उसी पल हवा में एक हल्की सी फुसफुसाहट आती है, अब असली खेल शुरू होगा। फिर अगले पूरे दिन आर्यन उस झोपड़ी में बैठा रहा। दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, सायरा हर सुबह गायब क्यों हो जाती। वो बार बार बाहर जाता, जंगल देखता, पुकारता, लेकिन कोई जवाब नहीं। उसका दिमाग अब पूरी तरह उलझ चुका था। ये जगह सच में नॉर्मल नहीं था। पूरा दिन बीत गया, शाम हो गई, सूरज ढल चुका था, हवा अजीब सा भारी, लेकिन इस बार शायरा नहीं आई। आर्यन अब घबरा गया। वो खुद से बोलता है, अब बहुत हो गया, कल मैं यहाँ से चला जाऊंगा। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल, ट्रेन के बाद रेल ढाबा पे पहुंचना, फिर जंगल से झोपड़ी, फिर उस लड़की का मिलना। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी उसे रोक रही थी। अगर सच पता नहीं चला तो मैं कभी शांत नहीं रह पाऊंगा। रात होते ही आर्यन सोने की कोशिश करता है, लेकिन दिमाग शांत नहीं था, और फिर वो नींद में चला जाता है। अचानक उसकी नींद में सायरा उसके सामने आती है, लेकिन इस बार उसका चेहरा अलग था, उदास, डर से भरा हुआ। सायरा धीरे से बोलती, आर्यन मुझे माफ कर देना। फिर आर्यन नींद में ही उसे बातें करने लगता है, क्या हुआ। सायरा की आंखें नम थी, मैं तुम्हें सच नहीं बता पाई। वो कहती, मैं एक जिंदादी और तुम एक इंसान, लेकिन फिर भी मुझे पसंद आ गए। आर्यन पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। सायरा आगे बोलती है, मेरा बाबा अखलाक जी मेरी जबरदस्ती शादी किसी और से तय कर रहा है। कल मेरी शादी है। सायरा जल्दी जल्दी बोलती है, मैं तुम्हें एक जगह बताती हूँ जहाँ एक हरे रंग का पेड़ होगा, उसके नीचे सीढ़ियाँ होंगी जो जमीन के अंदर जाती है, वो मेरा घर है। सायरा की आवाज और धीमी हो जाती है, आर्यन मेरे घर जमीन के नीचे है, अगर तुम आओगे तो सब कुछ बदल सकता है। अचानक हवा तेज हो जाती है, सायरा का चेहरा धुंधला होने लगता है, और वो आखिरी बार कहती है, कल बहुत देर हो सकती है। आर्यन की आंख खुलती है, वो हाफ रहा होता है, वो खुद से बोलता है, ये सपना था या सच। लेकिन तभी उसके पास एक कागज गिरा होता है, और उस पर लिखा होता है, हरे खंबे के नीचे आ जाना। फिर अगले दिन सुबह उठने के बाद
पूरा दिन इंतजार किया और मगरिब की नमाज के बाद आर्यन ने एक गहरी सांस ली और फिर मन में सोचने लगा आज तो सच का पता चलेगा। और वो उसी रास्ते की तरफ निकल पड़ा जो सायरा ने उसे बताया था। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर बढ़ता गया हवा भारी होती गई, पेड़ों की परछाइयां अब अजीब लगने लगी और हर तरफ अजीब सी सरसराहट। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो, लेकिन जब वो मुड़कर देखता तो कोई नहीं होता। उसकी धड़कन अब इतनी तेज हो चुकी थी कि उसे खुद अपने दिल की आवाज सुनाई दे रही थी। काफी देर भटकने के बाद अचानक उसकी नजर एक लंबे हरे रंग के पेड़ पे पड़ी। वो वही जगह थी, पेड़ के ठीक नीचे मिट्टी हटाकर बनाई गई पुरानी सीढ़ियां जो सीधा अंधेरे में नीचे जा रही थी। आर्यन कुछ पल रुका, फिर खुद से बोला अब वापस जाने का कोई मतलब नहीं, और वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। इसे वो नीचे पहुंचा, उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। डर जो ऊपर जंगल में था वो अचानक गायब होने लगा। उसके सामने एक बिल्कुल अलग ही दुनिया थी, रोशनी लेकिन सूरज जैसी नहीं, खुशबू इतनी तेज कि दिमाग हल्का होने लगा। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, जैसे कोई दावत चल रही। तभी एक लड़की उसके पास आती है। वो मुस्कुरा कर कहती है तुम आर्यन हो ना। आर्यन चौंकता है, तुम मुझे कैसे जानती हो? वो हल्की मुस्कान के साथ कहती है मैं जेबा हूँ, सायरा की दोस्त। जेबा उसे अपने साथ ले जाती है सीढ़ियों से ऊपर एक बड़े से कमरे में, जहाँ कुछ लोग बैठे थे और सब उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। जैसे ही आर्यन अंदर जाता है सबकी नजरें उसी पर टिक जाती है। सायरा ने बस इतना बताया था ये मेरा दोस्त है, लेकिन उन सब की नजरों में कुछ अजीब था, जैसे वो उसे पहचानते हो या उसका इंतजार कर रहे हो। आखिरकार आर्यन सायरा के सामने पहुंचता है और वो जो देखता है उसे उसका दिल रुक सा जाता है। सायरा अब वैसी नहीं थी, उसका चेहरा डरा, आंखें गहरी और खौफनाक, जैसे वो इंसान नहीं कुछ और हो। एक पल के लिए उसकी सारी खूबसूरती एक डर में बदल जाती है, लेकिन अगले ही पल सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। सायरा फिर से वैसी ही दिखने लगती है, खूबसूरत परी जैसी। वो धीरे से मुस्कुरा कर कहती है आर्यन मैं उसी ट्रेन में थी, मैं बस घूमने गई थी और मैंने तुम्हें वहां देखा, तुम मुझे पसंद आ गए। आर्यन एकदम चुप, कुछ समझ नहीं पा रहा था। सायरा आगे बोलती है तुम यहाँ खुद नहीं आए, तुम्हें मैंने बुलाया है। वो ट्रेन, वो चाय वाला ढाबा, फिर वो जंगल में झोपड़ी, ये सब तुम्हें यहाँ लाने का मेरा एक चाल था, और अब तुमने मेरा असली रूप देख लिया है। सायरा का असली खौफनाक चेहरा देखने के बाद कुछ सेकंड के लिए आर्यन पूरी तरह फ्रीज हो जाता है। उसकी सांसें रुक जाती है, दिल तेजी से धड़क रहा होता है, लेकिन अगले ही पल सायरा फिर से अपने खूबसूरत रूप में आ जाती है। आर्यन कुछ नहीं बोलता है, न भागता है न चिल्लाता है, बस उसे देखता रहता है, जैसे डर भी है और कहीं ना कहीं एक अजीब सा खिंचाव भी। सायरा धीरे से उसके पास आती है। डर गए? आर्यन हल्की आवाज में कहता है नहीं, बस समझ नहीं आ रहा। उसकी आंखों में डर भी था, लेकिन साथ ही एक अजीब सा लगाव भी। सायरा उसका हाथ पकड़ती है, चलो तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ। दोनों नीचे जाते हैं। नीचे एक बड़ा सा हॉल था, चारों तरफ लोग बैठे थे, लेकिन माहौल बहुत अजीब था। कोई कच्चा गोश्त खा रहा था, कोई दूध में कुछ अजीब मिलाकर पी रहा था, कोई हड्डियां चबा रहा था। वो सब जिन्नात थे। सबसे खतरनाक बात, सबकी नजरें सिर्फ आर्यन पर थी। अचानक भीड़ के बीच से एक लंबा खौफनाक शख्स सामने आता है। उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई। वो था जिब्रान जिन। वो सीधे आर्यन के सामने आकर खड़ा हो जाता है, बिना कुछ बोले, बस उसे घूरता रहता है। पूरा पार्टी हॉल एकदम खामोशी में बदल जाता है। कोई आवाज नहीं, सिर्फ दिल की धड़कन। आर्यन को ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई हो। मैं जिंदा हूं या किसी कब्र में आ चुका। जिब्रान धीरे धीरे झुकता है और पास आकर कहता है ये इंसान यहाँ क्या कर रहा है? सायरा चुप, उसकी आंखों में डर था। अगले ही पल जिब्रान अचानक आर्यन को पकड़कर हवा में उठा लेता है। आर्यन का दम घुटने लगता है। पूरा हॉल बस देख रहा था।
हॉल में मौजूद सारे जिन जिन्नात जो वहाँ कुछ गोश्त खा रहे थे, कुछ दूध में मिलाकर कुछ पी रहे थे और कुछ हड्डियां चबा रहे, सब के सब बस देखे जा रहे थे। जैसे ही जिब्रान उसे मारने वाला होता है, अचानक सब कुछ अंधेरा हो जाता है। आर्यन की आंख खुलती है। वो हाफ रहा होता है, पसीने में डूबा हुआ, और वो उसी ट्रेन में सीट नंबर 13 पे बैठा हुआ होता है। वो चारों तरफ देखता है, ट्रेन खाली, स्टेशन वही। वो धीरे से कहता है, ये सब सपना था या सच? और हैरानी की बात यहाँ थी, जब वो अपना कैमरा उठाता है और उसमें देखता है कुछ फुटेज, और उसके हाथ कांपने लगते हैं। जैसे ही वो कैमरा में कुछ फुटेज देखता है, वो कांपने लगता है, क्योंकि सब कुछ रिकॉर्डेड था। ट्रेन, जंगल, बस्ती, सायरा, जिन्नों की दुनिया, दावत, जिब्रान, सब कुछ। वीडियो के आखिरी फ्रेम में जिब्रान सीधा कैमरे में देख रहा होता है और धीरे धीरे मुस्कुरा रहा होता है। तो दोस्तों, आर्यन उस रात बच गया या शायद वो कभी वहां से निकल ही नहीं पाया? क्या सायरा सच में थी? क्या ये सब एक सपना था या एक जाल? ये सवाल आज भी है। अगर आप जानना चाहते हैं आगे क्या हुआ, सायरा का क्या राज था, और क्या आर्यन उसी दुनिया में है या फिर वो दुनिया में गया, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। पार्ट 2 चाहिए, क्योंकि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। तो आज की कहानी हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगे, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप हमारी स्टोरी कहाँ से सुन रहे हैं। क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर अभी ज़्यादा नहीं है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।